हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से स्वागत है आज मेरे एक प्यारा सा वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है कि अब हो चुका है महा मैराथन की आगाज। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम जो है वो 11 मार्च को है। भैया कहिया है 11 मार्च। यानी जितने एनएमएस वाले बच्चे हैं, जिनका 8 क्लास वाले बच्चे जो फॉर्म को भर रखे थे, राष्ट्रीय आय समेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म, उनका एग्जाम फाइनली कितना मार्च को होने वाली है भैया? 11 मार्च को। यानी आपके पास समय नहीं है ना? बिल्कुल समय नहीं है। तो ये लास्ट मैराथन महा मैराथन लेकर आया है, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी 200 एमसीक्यू और पूरी चैप्टर वाइज 8 क्लास की पूरी एनसीईआरटी को लगभग समेटने की कोशिश किया गया है। तो आप इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखना है, धैर्य बनाकर देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि समझ के साथ बताएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और मजा के साथ बताएंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो, लेकिन सीख बहुत मिलने वाली है और जो आपकी एग्जाम में बहुत से हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम को लेकर एकदम पूरा थोड़ा सा सीरियस जरूर रहना है, डरना नहीं है, एकदम प्यार से एग्जाम को देना। फिर हम लोग का ये प्लानिंग रहेगा कि कैसे एग्जाम को मतलब बेहतर तरीका से लेकर चला जाए। तो एक वीडियोस हम उस पर बनाएंगे कि एग्जाम को देना कैसे है, मेन चीज़ें क्या है, एग्जाम को देना कैसे है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक हम लोग के पास चूंकि क्वेश्चन चूंकि काफी लंबा है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। और पहला जो आपका चैप्टर है 8 क्लास की एनसीईआरटी का, वो क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, है ना? तो पहला क्वेश्चन ही आपके पास है कि मिट्टी जोतने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी को जोतने की प्रक्रिया सीधे क्या कहलाएगी? जुताई कहलाएगी। इसलिए ज्यादा टाइम लिया ना जाए और फटाक फटाक हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ का मतलब सारे बच्चों को पता होगा। खरीफ का मतलब कि वह फसल जो कब से कब बोई जाती है। अगर नॉर्मली आप याद करो तो वर्षा के टाइम की जो फसलें होती है वो खरीफ फसल में आती है। तो वर्षा के टाइम का फसल का मतलब क्या हुआ? जो आपका अप्रैल मार्च, है ना, या आप बोलते हो कि जून जुलाई से बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक जाके काट ली जाती है। ठीक है, और उसका हम लोग तैयारी कब से स्टार्ट कर देते हैं? मतलब कम से कम मार्च अप्रैल या लास्टली मई से हम लोग उसका बिछड़ा उगाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो वो खरीफ फसल होता है। तो वर्षा के टाइम में मतलब बोया जाने वाला। तो गेहूं तो होगा नहीं, है ना? गेहूं होने से गया, चना भी उसी के टाइम होता है, सरसों भी, ये तीनों साथ में फसलें होती है। धान जो होता है वर्षा फसल होता है, माने वर्षा के टाइम होने वाला काफी पानी वाला फसल होता है। तो ये खरीफ फसल है। क्लियर हो गया? रबी फसल का उदाहरण देख लो। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रख सकते हैं। ठीक है, रबी फसल के उदाहरण क्या होगा भाई? धान, मक्का, गेहूं, जूट। तो देखो अभी गेहूं की बुआई हुई है और गेहूं की जो बुआई हुई है वो अक्टूबर नवंबर से गेहूं की बुआई हो जाती है, मार्च अप्रैल तक में इसको काट लिया जाता है। समझा गया? यानी गेहूं आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप फास्ट करेंगे, ओके। पौधों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब पौधों की पानी देते हो तो क्या कहोगे? उर्वरक तो दे नहीं रहे, कटाई तो कर नहीं रहे, भंडारण तो कर नहीं रहे, तो आप क्या करते हो? सिंचाई करते हो। क्लियर? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सिंचाई से गया, कटाई से गया और जुताई से गया, है ना? बचा आपका निराई, है ना? निराई आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला चैप्टर से हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है। अभी आपको मिलेंगे, अभी इजी चल रहा है, फिर से थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? दूरबीन का? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर, रेडियो, ये सब नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी, बोले तो माइक्रोस्कोप। ओके, अगला प्रश्न, दही बनाने वाला सूक्ष्मजीव का काम करता है। दही बनाने वाला सूक्ष्मजीव कौन है भैया? बैक्टीरिया है कि वायरस है, फफूंद है कि शैवाल है? तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? बैक्टीरिया। और का नाम होता है उसका लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से होने वाला रोग को पता करना है। तो वायरस से होने वाला रोग कौन होगा भाई? है ना? क्या हैजा होगा कि मलेरिया होगा कि डेंगू होगा या टीबी होगा? आपको फटाक फटाक बताना है। और इसकी ट्रिक भी हो सकता है आप, अच्छा अभी आपको कोई किसी वीडियो में नहीं बताया है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि चलो एक वीडियो भी शूट कर देते हैं कि मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन होता है, वायरस से होने वाला रोग कौन होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन होता है। तो इस पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे? बातें करेंगे, ओके। चलिए, फिलहाल इस ऑप्शन में का अगर हम लोग को जवाब ढूंढना होगा तो सही आंसर क्या होगा? देखो, हैजा, मलेरिया, और देखो मलेरिया तो प्रोटोजोआ से हो जाता है, हैजा भी अगर आप बात करते हो तो आपके बैक्टीरिया मतलब कलरा, कलरा वाला जो रोग होता है ये बैक्टीरिया संबंधित रोग है। टीबी भी आपका बैक्टीरिया संबंधित रोग होता है। डेंगू जो आपका होगा ना, डेंगू, डेंगू जो होता है ये आपका वायरल होता है। डेंगू जो होता है वो क्या होता है? वायरल रोग। ठीक है, तो डेंगू एक वायरल रोग है, लेकिन ध्यान देना है कि ये भी मच्छर के काटने से होता है, इसको भूलना नहीं है। जो मच्छर का नाम मतलब एडिज मच्छर का नाम आप लोग को याद करके रखना है। कौन सा मच्छर? एडिज मच्छर का नाम आप लोग को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। क्लियर हो गया?
चलो भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो करेगा। कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग किस में करते हैं? तो ईस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रोटी बनाने में, कपड़ा पानी उबालने में, कपड़ा धोने में, खेती करने में। तो रोटी, पाव रोटी से आप लोग याद करके रखोगे, वहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो खाने वाला सोडा होता है ना, समझो वही ईस्ट है। बात दोनों सेम ही होता है, ठीक है। टीका यानी वैक्सीन बचाता है। तो वैक्सीन का काम क्या है? भूख बचाना, ठंड बचाना, गर्मी बचाना नहीं, रोग से बचाने का काम वैक्सीन करता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन हम लोग यूज किए, ठीक है। अब चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। अभी एनसीईआरटी का जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें इस चैप्टर को कट कर दिया गया, बट पुराने एनसीईआरटी में था फिलहाल। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके पास। तो संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक से नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? नायलॉन क्या वो कृत्रिम है कि सॉरी प्राकृतिक है कि कृत्रिम है कि धातु है या मिश्रित है? आपको पता होगा कि वो ना तो मिश्रित है ना कोई धातु है। पहला बात तो दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है ना, प्राकृतिक है कि वो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जान लीजिए कृत्रिम है ये नायलॉन, मानव निर्मित रेशा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न, प्लास्टिक ये किसका खराब चालक है? किसका खराब चालक है भाई? तो प्लास्टिक में क्या मतलब ये होता है? क्या प्लास्टिक में ऊष्मा चला जाता है, विद्युत चला जाता है, या दोनों, या कोई नहीं? तो कोई नहीं से हटाओ, ऐसा तो कोई बात नहीं। प्लास्टिक में विद्युत नहीं जाता और प्लास्टिक में ऊष्मा भी नहीं जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी लेके चलिए। क्लियर है? 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा देखो, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, है ना, एक्रिलिक है ना, कपास आपका पेड़ पौधा से चुकी जाता है, तो ये हो गया आपका नेचुरल। क्लियर हो गया? प्लास्टिक का उपयोग क्यों अधिक है? तो प्लास्टिक का उपयोग अधिक क्यों है भाई? हल्का होता है, बिल्कुल। मजबूत होता है, ये भी बात सही है। सस्ता भी है, ये भी बात सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। पोलोथीन किसका उदाहरण है? पोलोथीन का अगर उदाहरण पूछे तो क्या बताओगे? धातु तो है नहीं, प्लास्टिक सॉरी लकड़ी तो है नहीं, कांच तो है नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक है। क्लियर हो गया? धातु और अधातु चैप्टर से आ जाओ। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो देखो फास्फोरस, कार्बन, सल्फर ये अधातु है, और आपका लोहा जो है ये धातु है। धातु का रूल्स क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक पास कर जाए और हीट पास कर जाए, ठीक है। धातु की कौन सी विशेषता होती है? विशेषता क्या है भाई? गैस, भंगुर, नरम, चमकदार, है ना। धातु का सतह जो होता है वो चमकदार होता है, इस बात को आपको याद करके रखना है। अधातु का उदाहरण क्यों कौन दोगे? तो देखो तांबा धातु, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है कौन एक्चुअल में? सल्फर। सल्फर क्या आपका? अधातु है। क्लियर हो गया? धातु का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? धातु का सबसे अच्छा चालक अगर कोई पूछता है तो भैया कौन होता है ना? चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, है ना। 19 नंबर प्रश्न आपके पास है और आपको बताना है। तो कभी भी आपको याद रखना है कि धातु का सबसे अच्छा चालक अगर कोई होता है तो वो होता है चांदी, ठीक है। धातु को पीटकर पतली चादर, तो देखो पतली चादर बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। अगर कहेगा ना खींच के तार बनाने की प्रक्रिया, तो वो होता है तन्यता का गुण। क्या होता है? तन्यता। लेकिन बोला है ना पतली चादर बनाने का गुण, इसलिए होगा आघात वर्धनीयता, है ना। अगला, कोयला और पेट्रोलियम से। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? किस में रखोगे भाई? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक और प्राकृतिक। इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना। अनवीकरणीय संसाधन में रखोगे, क्यों? क्योंकि उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? माइक चालू है? चलो भाई, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल या केरोसिन। तो ये तो सब प्राप्त हो रहे होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना, लाल सोना, नीला सोना? नहीं, इसको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका औद्योगिक उपयोग चूंकि ज्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। कोयले किससे बनता है? तो कोयला किससे? पत्थर से तो बनेगा नहीं, धातु से नहीं बनेगा, पानी से नहीं बनेगा, बनेगा आपका मृत पौधा, है ना। जो पौधे मर गए, मिट्टी में दब गए, और मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये कंडीशन पैदा हुआ। क्लियर हो गया? पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलेगा भाई, है ना। कह रहा है कि पहाड़ से, जंगल से, भूमि के अंदर से। ये खाड़ी देश जो होते हैं वो समुंदर वाला मेन एरिया होता है, क्योंकि ये जलीय जीव से चूंकि बन रहा होता है, इसलिए समुंदर यहाँ पे सबसे बेटर आंसर होगा। क्लियर? दहन और ज्वाला से क्वेश्चन कर रहे हैं कि दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए क्या आवश्यक चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ईंधन की आवश्यकता होगी, ताप की आवश्यकता होगी, सभी। तो बिल्कुल आप सभी आंसर मारो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जलाने वाला पदार्थ चाहिए ही चाहिए, टेम्परेचर उसके बाद चाहिए ही चाहिए, तब जाकर क्या होगा? जलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे देख लीजिए क्या है, और क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे ये है, जलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जलने वाला पदार्थ की अगर बात करते हैं तो ईंधन है, जल है, गैस है, धातु है। नहीं भैया हटाओ इसको, सही आपका आंसर हो जाएगा ईंधन।
अगला मस्त प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास 28 नंबर यहाँ पे, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पावर गैस नहीं था, ये नहीं, कुछ नहीं होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लोग फटाक देकर याद कर रखिएगा। मोमबत्ती का सबसे गर्म ज्वाला होता है, ये मान लो ये मोमबत्ती हो गया, और इसका इस तरह से ये कंडीशन होता है, और ये अब ये चूंकि ज्वाला अब कह रहे हैं कि सबसे गर्म वाला हिस्सा कौन होता है ना, तो आपको याद करके रखना है कि मोमबत्ती का जो सबसे गर्म वाला ज्वाला होता है, तो जो नीला क्षेत्र होता है ना, नीला क्षेत्र, तो नीला क्षेत्र जो होता है ना वो सबसे क्या होता है? गर्म होता है। नीला क्षेत्र सबसे क्या होता है? आपका गर्म होता है। ठीक है। अग्निशामक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अग्निशामक का उपयोग तो सारे बच्चे प्यार से बता दोगे, अग्निशामक का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है ना। मस्त प्यारा सा क्वेश्चन रह रहा है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पास है ना, आरक वन संरक्षित वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं, शहर कहते हैं, खेत कहते हैं? तो देखो ऑप्शन से आप काट दो, अभ्यारण्य कहते हैं ना। अगला प्रश्न आपके पास, विलुप्त होने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो विलुप्त होने वाले जीव क्या कहलाएंगे? सामान्य, सुरक्षित, मजबूत नहीं, आपका हो जाएगा संकटग्रस्त जीव। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे 33 क्वेश्चन आपके पास है कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कौन सा स्थान होता है? चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, स्कूल, बाजार? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो वन्य जीवों के अभ्यारण्य, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए बात कर रहा है, तो सबसे बेटर आपका सही जवाब मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? तो देखो वन्य जीव चिड़ियाघर, चूंकि ये नहीं होता है कि मतलब वो पूरे वन की चीज़ों को लेकर आ गया, सारे जीवों को उठा के लेके चला आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि वो भी बचाने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन आपका वन्य जीव सुरक्षा के लिए सबसे आसान जगह जो है वो होगा आपका अभ्यारण्य। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है जल विविधता, मिट्टी विविधता, हवा विविधता, नहीं, जीव विविधता इसका मतलब होता है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, है ना, विभिन्नताएं। रेड डाटा बुक क्या होता है? देखो ये मस्ट क्वेश्चन है ना। पौधे की सूची, फसलों की सूची, नदियों की सूची हटा दो। रेड डाटा बुक का मतलब होता है विलुप्त जीवों की सूची या संकटग्रस्त जो जीव, अगर ऑप्शन में रहता संकटग्रस्त जीवों की सूची तो आप उसको मार सकते थे। तो नाम है रेड डाटा। रेड डाटा का मतलब क्या होता है? रेड डेटा का मतलब ये हुआ ना कि रेड जोन में कोई चीज है, तो रेड जोन का मतलब कि खत्म हो जाएगा, है ना, एकदम विलुप्त के कगार पे है, तो वो चीज, तो विलुप्त जीवों की सूची। अगला कोशिका की खोज किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन? नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक 1665 में। और ये किए थे मृत कोशिका की खोज। आप लोग कमेंट्स में बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? 37 नंबर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? झिल्ली होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं नहीं नहीं, इसको इसलिए हटाइए, आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिक यानी सेंटर। सबसे छोटी जीवित इकाई, सबसे छोटी है और जीवित भी है, तो उत्तक नहीं, अंग नहीं, जीव नहीं, आपका क्या हो जाएगा? कोशिका सही जवाब हो जाएगा। पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है जो पशु कोशिका में नहीं होता है? तो पशु कोशिका में नहीं होता है लेकिन पादप में होता है, तो एक चीज है जो नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। झिल्ली दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, नाभिक दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्लियर हो गया? कोशिका का आकार देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न, जंतुओं में प्रजनन, तो जंतुओं में प्रजनन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, हृदय में, पेट में? याद रखना मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिनी, इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, याद करके रखना है। मेढक का जीवन चक्र किससे शुरू होता है? मेढक का जीवन चक्र किससे शुरू होता है? देखो ये आपके एनसीईआरटी का मस्त क्वेश्चन है, टैडपोल, अंडा, मेढक या लार्वा, यानी मेढक का जीवन चक्र शुरू कहाँ से हो रहा है ये आपको बस बताना है। तो आप सिंपल इस आंसर को पकड़ सकते हो कि जब जीवन शुरू होने की बात कर रहे हैं तो भैया तो मेन चीज तो होगा पहले अंडा है ना, वहां से जीवन क्या होगा? शुरू होगा। अगला प्रश्न, अंडे देने वाले जीव क्या कहलाएंगे? अंडे जन देखो, बच्चे देने वाले जो जीव होते हैं उसको कहते हैं जरायुज। बच्चे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? जरायुज। जो लैंगिक जनन करते हैं जरायुज होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले। अंडे देने वालों को कहते हैं भैया अंडज। क्या कहते हैं? अंडज। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मानव में गर्भकाल का कितना महीना होता है, कितना लगभग समय होता है? तो 9 महीना, आप लोग याद करके रखिएगा। 9 महीना 5 दिन भी कुछ एनसीईआरटी दे रखता है। और लैंगिक प्रजनन में कितने अभिभावक होते हैं? तो 2 होंगे। ठीक है, नर और मादा। किशोरावस्था, किशोरावस्था कब से शुरू होती है? कब शुरू होती है? बचपन, व्यस्तता, यौवन, वृद्धा। तो यौवन होता है, यौनवा आरंभ इसको बोलते हैं। किशोरावस्था में किस हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? किशोरावस्था में हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? प्यूटिट्री, थायराइड, अग्नाशय, यकृत? याद रखना प्यूटिट्री ग्लैंड जो होता है स्पेशल काम करना स्टार्ट कर देता है। पुरुष हार्मोन कौन है? भैया पुरुष हार्मोन पकड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इंसुलिन, तो ये एक क्या है?
हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन ये पुरुष हार्मोन स्त्री हार्मोन की बात नहीं, ये दोनों में पाया जाता है। एड्रानालिन दोनों में पाया जाएगा। इस्ट्रोजन जो होता है स्त्री हार्मोन होता है, जरा याद करके रखना, इस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन याद रखना पुरुष हार्मोन है ना। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। टेस्टिस से टेस्टो याद करके रखना है, टेस्टिस पुरुष में पाया जाता है। स्त्री हार्मोन कौन सा है, अभी जस्ट बताया आपको, आपका एस्ट्रोजन सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में शरीर में क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सभी ले लो, सब चेंजिंग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास यहाँ से मिलेगा, और ये मस्त सा प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने को क्या कहते हैं। तो धक्का देना या खींचना, पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बल की इकाई क्या होती है भैया, बल की इकाई आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। आप फटाक देकर याद कर रखिएगा। चलो यहाँ से कुछ एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। बल की इकाई क्या होता है आपका, न्यूटन। तो बल की इकाई न्यूटन होता है। और बल जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उसके बाद पास्कल किसका होता है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक कप का क्या होता है, प्रेशर है ना, पास्कल होता है। और दूरी का ऐसा ही मात्रक आपका मीटर होता है। चलो भाई, किसी सतह पर प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, किसी सतह पे प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, इसी से है, दाब की सही मात्रा क्या होती है, तो पास्कल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास मस्त प्यारा सा, तरल किस दिशा में दाब लगाता है। याद रखना, अगर किसी चीज में अगर तरल भरा हुआ है, तरल क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो इस पर जो प्रेशर लगेगा ना, वो चारों दिशाओं में समान लगता है। तो सभी दिशाओं में प्रेशर लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण से क्वेश्चन, घर्षण बल किसके बीच लगता है, दो सतहों के बीच, हवा में, पानी में, धातु में। तो अभी फिलहाल बात करना आपको दो सतहों के बीच में। घर्षण किस प्रकार का बल है, तो घर्षण को किस में रखोगे, असंपर्क में, गुरुत्व में, चुंबकीय में नहीं, संपर्क बल। जब तक दो सतह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक घर्षण नहीं लगेगा, इसलिए संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण को कम करने के लिए क्या करोगे, तेल, ग्रीस, बॉल बेरिंग या सभी, तो बोलो सभी। तेल से भी आप लोग घर्षण को कम कर सकते हो, बॉल बेरिंग लगाकर भी घर्षण को कम कर सकते हो, ग्रीस लगाकर भी घर्षण को कम कर सकते हो। क्लियर हो गया। घर्षण किससे उत्पन्न करता है, घर्षण किससे उत्पन्न करता है, उष्मा को, प्रकाश को, ध्वनि को, गैस को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्मा, है ना। हीट पैदा करता है, घर्षण होता है ना रगड़, आप ऐसे रगड़ोगे तो देखो हीट पैदा होता है। समझ आ गया। फर्श पर फिसलन होने का कारण क्या है, तो फर्श पर मान लो फर्श फिसल रहा, फर्श पर आप गए, फिसल गए, तो रीजन क्या रहा, घर्षण अधिक था इसलिए पिघले, नहीं। बल अधिक था, दाब अधिक था, नहीं। घर्षण कम था, फ्रिक्शन कम रहेगा तो आप फिसलन ज्यादा होगी। क्लियर। ध्वनि से क्वेश्चन यहाँ पे, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो सिंपल बात है, ध्वनि जब भी उत्पन्न होगा कंपन से, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखो वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ध्वनि याद रखना है कंपन से उत्पन्न होता है। क्लियर। ध्वनि किस माध्यम में चल सकती है, तो ध्वनि देखो ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, गैस में भी चलता है, यानी माध्यम चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और सबसे ज्यादा तेज ध्वनि कहाँ चलती है, ठोस में। किसमें, ठोस में। तो जो चीज सॉलिड ज्यादा होगा ना, ठोस ज्यादा होगा, ध्वनि उसमें सबसे तेज चलेगी। अगला, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती है, ऊर्जा नहीं होती है, माध्यम नहीं होता, ताप नहीं होता है, हवा नहीं होता। तो हमने बोला कि माध्यम, माध्यम नहीं होता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं होती है, वो होता है निर्वात। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हो, तो आप बार बार जब मैच देखते हो ना तो डीबी लिखता है, डीबी, डीबी बोले तो डेसिबल, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आपको याद कर रखना है, इसमें जो होता है ना मानव इस ध्वनि को सुन सकता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अगला चैप्टर से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस में देखा जाता है, पानी में, नमक घोल में, अम्ल घोल में, तो सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। विद्युत धारा का रासायनिक इफेक्ट आपको सब में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रिक पास कराया जाता है तो इनमें कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रहा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, चालक, कुचालक, चालक, अर्धचालक, गैस। तो सही आंसर हो जाएगा कंडक्टर यानी चालक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, विद्युत धारा प्रवाहित न करने वाला पदार्थ क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित न करने वाला पदार्थ, तो वो होता है कुचालक। विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोपेंटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह। इसको हटा दो, इलेक्ट्रोपेंटिंग इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोपेंटिंग का उपयोग क्यों करते हैं, धातु को चमकदार बनाने के लिए, धातु को जंग से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप सही आंसर कर सकते हो यहाँ। अगला, कुछ प्राकृतिक घटनाओं से देख लो, बिजली चमकने की घटना क्या कहलाती है, आकाशीय बिजली, तूफान, वर्षा। ये हटाओ, आपका सही आंसर हो जाएगा आकाशीय बिजली। बिजली से बचने का उपकरण
तो क्या यूज करते हो? बिजली चालक, ट्रांसफार्मर, बैटरी नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा तड़ी चालक। जो आप देखते हो बिल्डिंगों पे तड़ी चालक लगा दिया जाता है, यानी लोहा का। ये तांबा का स्पेशल याद करके रखना है ना। वो क्या करता है, बिजली चमकता है तो इसका जो चार्ज होता है ना उसको खींच कर और ये सीधे पृथ्वी में लेके चला जाता है और निर्वासित कर देता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई? बैरोमीटर से नहीं, थर्मामीटर से नहीं, सीस्मोग्राफ आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बाकी बता सकते हो कि बाकी ऑप्शन का जवाब क्या होगा। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो सेल्सियस, पास्कल, न्यूटन नहीं, रिएक्टर स्केल आपका सही आंसर होता है। भूकंप अधिकतर कहाँ आता है? कहाँ आएगा भाई? चलिए आपका प्रश्न आगे देखिए क्या क्या है भैया। भूकंप अधिकतर कहाँ आएगा? क्या मैदानी भाग में आएगा, प्लेट सीमाओं पर आएगा, समुद्र में आएगा, पहाड़ों में आएगा? तो प्लेट सीमा पे सबसे ज्यादा कंडीशन बन सकता है ना। 75 का जब भी आप जवाब अगर देखने की कोशिश करते हो तो याद रखना है प्लेट सीमाओं पे। अब लाइट से क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो प्रकाश प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो क्या बोलोगे? प्रकाश ओनली ऑप्शन से ही देख लो ना। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा है क्या एक्चुअल में? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश एक क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। 76 का अब जवाब देखोगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलने की घटना। तो आपके पास है प्रकाश सीधी रेखा में चलने की घटना क्या कहलाती है? तो वो आपका होगा सीधी रेखा में संचरण। ये सिंपल प्रश्न है। विवर्तन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जब प्रकाश चल रहा होता है अगर उसके रास्ते में कोई कण ऐसे आ जाता है तो ये थोड़ा सा कर्व करके क्या करता है, आगे निकल जाता है। तो इसको हम लोग विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। क्लियर हो गया। दर्पण से टकराकर प्रकाश को वापस लौटने की घटना। तो दर्पण, मान लो ये दर्पण है, अगर इस लाइट आया और इसे टकराकर वापस लौटता है तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? हम लोग का आँख का कौन सा जो भाग है वो हमारे प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है? तो क्या लेंस करता है, रेटिना करता है, कार्निया करता है? नहीं। आप अगर पुतली ऑप्शन में तो पुतली आप मारोगे। क्लियर हो गया। दृष्टि दोष को ठीक करने का उपाय क्या है? तो सिंपल बात है, चश्मा। चश्मा का यूज कर किया जाता है और फिर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो बाकी दृष्टि दोष पर भी आंख पे स्पेशल एक वीडियो बना के रख दिए हैं। आंख वाला वीडियो लेक्चर आप लोग एक बार सभी सभी बच्चे जरूर देखना। लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तारे और सौर मंडल। सौर मंडल का केंद्र क्या है भाई? तो सौर मंडल का केंद्र कौन होता है? सूर्य, ठीक है। बाकी सूर्य के चक्कर काटने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है? सारे बच्चों को पता होगा, चंद्रमा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है भैया? सबसे बड़ा ग्रह सारे बच्चों को पता होगा, बृहस्पति। लाल ग्रह किसको कहते हैं भैया? तो लाल ग्रह, तो लाल ग्रह का आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल। इसको कहते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा, इसको कहा जाता है, ठीक है। आपका आंसर लाल ग्रह हमेशा याद रखना, मंगल ग्रह को कहा जाता है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य कैसा है लोग देखेंगे। तो सूर्य किस प्रकार का तारा होता है? तो आप यहाँ पे इसका आंसर को आप फटाक देकर देख लोगे। सूर्य, हाँ, सूर्य को मध्यम वर्ग का तारा माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। वायु और जल प्रदूषण से क्वेश्चन आपके पास है। वायु प्रदूषण किससे होता है? धुआं, गैस, धूल, ये तो तीनों ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अवशिष्ट कचरा, घरेलू कचरा, रसायन, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ओजोन परत किससे बचाती है? गर्मी से, यूवी किरणों से, है ना, ठंडा से, हवा से? तो आपका मेन रीजन है, याद रखना, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है भाई? SO2 गैस, NO2 गैस से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से? तो आपका SO2 गैस आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाइए, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण कम कीजिए, जल बचाइए, हाँ एकदम बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आप सही आंसर लेके चलिए, ओके। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे भाई? तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण से। तो चलो पहले ही ऑप्शन लेके चलते हैं, काहे लिए तामझाम किया जाए। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है भाई? टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस नहीं है, फीमर है, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं। लाल रक्त कण किसके कारण होता है? तो आप सारे बच्चों को पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ये देखो रंध्र है, यानी पत्तियों पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसको स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। क्लियर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किससे आकर्षित करती है? केवल मनुष्य पर, केवल जानवर पर, सभी वस्तुओं पर, केवल पानी? नहीं, सभी वस्तुओं पर। आप सही आंसर लगाओ, ठीक है। ऊर्जा की SI मात्रा क्या होती है? पहले ही हम बता चुके, ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है।
मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग कौन होता है भैया? त्वचा है ना, चारों ओर स्किन स्किन है, तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो भोजन बनने का काम कौन करता है? तो भोजन बनने का काम आपका करता है पत्ती, यानी लीफ। क्लियर। जल का सूत्र क्या होता है? ये तो सारे बच्चों को पता है, H2O होता है। इतनी आसान भी प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में, H2O आप लोग याद करके रखिएगा। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो हम लोग के जीवन की अगर बात करें तो आवश्यक गैस कौन है? ऑक्सीजन। मतलब पेड़ पौधा के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने किए थे भैया। किसने किए थे? न्यूटन साहब। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर, नीचे, दाएं, सभी दिशाओं में। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अगर जब भी बात करो तो किस पे काम करता है? तो वो काम कर रहा होता है नीचे की ओर। कहाँ करता है? नीचे की ओर। कोई वस्तु पर फेंकते हो फिर वो नीचे आता है ना, ग्रेविटेशन। फुटबॉल को किक मारने पर वह क्यों चलती है? तो फुटबॉल को हमने किक मारा, क्यों चला भाई? क्योंकि उसमें हमने बल का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? बल का। ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं? तो अगर कोई भी चीज चौड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए दाब को कम करने के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। तेज चाकू से काटना आसान क्यों होता है? तो तेज चाकू का होता है एकदम शार्प, यानी जो धारदार चाकू होता है उससे कोई भी चीज को काटना आसान क्यों होता है? क्योंकि अगर धारदार होगा तो मोटा नहीं होगा उसका, जो हम लोग कहते हैं एकदम भोजपुरी भाषा में चोख है कि नहीं है ना। तो धारदार जो हम लोग बनाते हैं चाकू को, क्यों? क्योंकि वहां पे उसका हो गया क्षेत्रफल कम, तो क्षेत्रफल कम हो गया तो क्या हो गया? दाब लगेगा अधिक। जब दाब अधिक लगेगा तो आसानी से कट जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए और बी लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल कम हो जाता है, दाब अधिक हो जाता है और कटता है आसानी से। क्लियर। और घर्षण से क्वेश्चन फिर से वापस। घर्षण किसे रोकता है? गति को, प्रकाश को, ध्वनि को, ऊर्जा को। याद रखना गति को। घर्षण हमेशा गति के उल्टी दिशा में लगता है। घर्षण हमेशा गति कहाँ लगता है? उल्टी दिशा में। ठीक है। साइकिल में तेल क्यों लगाते भैया? घर्षण को कम करने के लिए, ऐसे ही ले लो। ठीक है। सड़क पर टायर में खांचे क्यों बनाते हो? घर्षण। अब देखो, सड़क में जो टायर का इस्तेमाल गाड़ियों में जब हम लोग करते हैं उसमें खांचे क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए, वहां पे बढ़ाना है घर्षण, है ना। घर्षण किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? घर्षण किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। तो घर्षण किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेगी? तो वो करेगी ऊष्मा, हीट पैदा करेगी, है ना। अभी जस्ट देख लो क्वेश्चन। घर्षण का सबसे कम प्रभाव कहाँ होगा? सबसे कम प्रभाव बर्फ पे, पानी पे, जमीन पे, लकड़ी पे। तो बर्फ याद रखिएगा, सबसे कम प्रभाव होगा बर्फ पे। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? देखो ये मस्त क्वेश्चन है, ये एक VVI प्रश्न है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग? तो ध्वनि आपका होता है अनुदैर्घ्य तरंग, याद रखना है। प्रकाश होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। अगला, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो अभी आपको ऊपर ही बताया थे कि ठोस में सबसे फास्ट चलता है ध्वनि आपका। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? किस पर भाई? उसकी आवृत्ति, तीव्रता, गति, ताप। जो ध्वनि तेज निकल रही होती है, हाई पीक पे जाती है, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करती है ना। तो ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो हमेशा आपको याद रखना है, ध्वनि की ऊंचाई जो निर्भर करती है वो होता है आपका आवृत्ति पे, है ना, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी। प्रतिध्वनि क्या है? तो प्रतिध्वनि इको, इंग्लिश में इको कहते हैं, जो ध्वनि को क्या करता है? अप डाउन करता है, बार बार उसको रिपीट कर, जैसे आप कुछ भी बोल देते हो तो वही साउंड जो बार बार आती है वही होता है प्रतिध्वनि। तो वो क्या होता है? ध्वनि का दोहराव होता है। क्लियर हो गया। चमगादड़ किससे दिशा पहचानता है? तो देखो, रात में जो चमगादड़ शिकार कर रहा होता है वो पता है अपना दिशा किससे पहचानता है? वो इको से ही पहचानता है, प्रतिध्वनि से पहचानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने से क्या हो जाता है? तो चालकता बढ़ जाती है। पानी में नमक मिला दोगे ना तो भैया इसमें इलेक्ट्रिक की चालकता बढ़ जाएगी, याद रखना। इलेक्ट्रो पेंटिंग में किसका उपयोग होता है भाई? इलेक्ट्रो पेंटिंग में करोगे क्या? तो विद्युत धारा का इस्तेमाल करोगे, नाम ही जब इलेक्ट्रो पेंटिंग, तो क्या करोगे? विद्युत धारा इस्तेमाल करोगे, है ना। सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कराएगी? सोने की परत प्रक्रिया चढ़ाने का है इलेक्ट्रो पेंटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस या वाष्पीकरण या संघनन। नहीं, इलेक्ट्रो पेंटिंग लो इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस उसको हम लोग बोलते हैं जो द्रव अवस्था में विद्युत का चलन करता है, वाष्पीकरण संघनन नहीं होगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? किधर से किधर जाती है भाई? धन से ऋण, ऋण से धन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर आपके किसको लेके जा रहे हो? विद्युत धारा। तो इतना याद रखना है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से होता है? धन से ऋण की ओर होता है। ठीक है। बैटरी किसका स्रोत है भैया? तो बैटरी है क्या? तो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, एक सोर्स है।
बैटरी। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं देख लो। बिजली चमकने का मुख्य कारण क्या होता है? विद्युत आवेश, हवा, पानी, प्रकाश। विद्युत आवेश आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वरित चालक किससे बचाता है? तो बिजली से बचाता है। आप ऑप्शन देख लो, है ना, किससे बचाता है? बिजली से। अभी हम लोग ऊपर बात भी किए थे। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? तो ऑलरेडी है ही क्या, भूकंप के केंद्र को अगर जब बात करते हो तो क्या वो फोकस है कि केंद्र है कि प्लेट है कि तरंग है? 1 2 3। तो भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? एक फोकस होता है ना, क्या होता है? फोकस। अगला, भूकंप की तरंगे कहाँ फैली है? तो भूकंप की तरंगे कहाँ फैलती है भाई? केंद्र से, समुद्र से, पहाड़ से, हवा से। तो भूकंप की तरंगे कहाँ से फैलती है? तो ये तो हो जाएगा ना केंद्र से। 1 2 4। चलो भाई, अगला प्रश्न, भूकंप के समय सुरक्षित स्थान कौन है? सबको, सारे बच्चों को पता होना चाहिए भूकंप के समय सुरक्षित स्थान क्या है आपका? खुला मैदान। प्रकाश, समतल दर्पण में कैसी छवि बनती है? तो हम लोग जिसमें समतल दर्पण में जो अपना चेहरा देखते हैं उसमें आभासी बनता है, आभासी को ही नाम होता है काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण छवि कैसी बनती है? तो देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होगी? तो अभी हमने बोला कि जो सबसे सॉलिड होगा उसमें होगा। सॉरी, प्रकाश की गति कह रहा है तो प्रकाश की गति सॉलिड वाला में नहीं, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें होगा, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। निर्वात और हवा में लगभग सेम होता है, लेकिन ऑप्शन में निर्वात हो तो निर्वात मारना है। ठीक है, इंद्रधनुष किससे बनता है भाई? तो किससे बनेगा? अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से या प्रकीर्णन से? बताओ। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक घटना होता है, यहाँ पे बनता है आपका। होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो हम लोग देख लेते हैं ना, इंद्रधनुष किससे बनता है, तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन से, याद करके रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंख का पर्दा क्या होता है? तो आंख का पर्दा का मतलब कि हम लोग का जो आईज होता है, जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना होता है, और सबसे पीछे होता है वो रेटिना। इसको आंख का हम लोग क्या कहते हैं? पर्दा कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन होता है? बुध होता है। आज सारे बच्चों को ये बात पता होगा। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, और कौन से नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, शनि ग्रह की विशेषता क्या है? शनि ग्रह की विशेषता की बात यहाँ पूछी जा रही है। तो शनि ग्रह की विशेषता क्या होता है? शनि ग्रह की विशेषता होता है कि उसके चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, सबसे गर्म गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह की बात अगर करें तो किस ग्रह को आप लोग बोलिएगा? तो सबसे गर्म ग्रह याद रखना है, वो होता है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं? तो किस पथ पर घूमते हैं? वृत्ताकार नहीं, इसको दीर्घ वृत्ताकार में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है प्रदूषण से। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण में वाहन, उद्योग, धुआं, तो आप सभी ले सकते हो क्योंकि ये सब का सब वायु प्रदूषण के रीजन है। जल प्रदूषण को क्या प्रभावित करता है? तो जल प्रदूषण को जल जीव, मनुष्य, पौधे, पौधे सभी। तो जल प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तो ये सब पे इफेक्ट पड़ता है अगर जल प्रदूषण हुआ तो, है ना। ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये देखो मस्त, ओजोन परत कौन से मंडल में आपका? तो ये होता है समताप मंडल में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का रीजन क्या होता है? तो CO2 का इंक्रीजमेंट करना, यानी बढ़ जाना। पर्यावरण बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वृक्षारोपण करो, जल संरक्षण करो, वायु प्रदूषण करो, या सभी? तो बोलो सभी भैया, क्योंकि इसको बचाना है तो आप क्या करोगे? सभी काम करोगे। पौधे किस प्रक्रिया से भोजन प्राप्त बनाते हैं? तो सबको पता है, सारे बच्चों को, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करके पौधे जो है वो भोजन तैयार कर रहे होते हैं। क्लियर, बहुत फास्ट बना रहे हैं कि ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए और आप लोग क्वेश्चन से मुलाकात कर लें। मनुष्य के शरीर में रक्त किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का, पोषक तत्व का, हार्मोन्स का? आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। सबका परिवहन करने का काम जो करता है ना वो ब्लड करता है। क्लियर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष का मतलब चेम्बर। तो हम लोग का जो हार्ट होता है इसमें कितने चेम्बर है? टोटल 4 चेम्बर है। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? टोटल 4 चेम्बर होते हैं। इस बात को आप लोग को याद करके रखना है। ओके, अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? देखो ये मस्त प्रश्न है ना। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का नाम पूछा जा रहा है तो आपको बताना है, तो याद करके रखना है। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग याद करके रखिएगा फीमर। जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, मजबूत भी है। टीबिया जब आपसे पूछा जाएगा ना, टीबिया, ये टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। नाम है टीबी, टीबी चमकता है ना, तो टीबिया से टीबी याद करके रखिएगा। क्लियर हो गया। अगला, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? वो आपका ऑप्शन के अनुसार फटाक देकर मारो। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा तत्व की अधिकता कोई है तो अभी
ऑक्सीजन की अधिकता। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है भाई? तो जल का परिवहन करने का काम याद रखना जाइलम टिश्यू करता है। कौन करता है? जाइलम, है ना। अगला, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? मस्त प्रश्न है भाई। भोजन का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम तो जल का किया, तो ज से जाइलम, ज से जल ट्रिकली याद करके रखना है, ज से जाइलम, ज से जल। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम टिश्यू, इसका काम होता है पौधा में भोजन को परिवहन करना।